हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नावल अनाड़ी की एक न्यू एपिसोड शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई ऑडियो आपकी समाअतों तक पहुँच सके। तो बग़ैर देर किए शुरू करते हैं नावल का आगाज़। अशरफ चीते की आमद मेरे लिए एक वार्निंग थी कि मैं किसी खुशफहमी न रहूं। बेशक तंजीम से मेरी अमली वाबस्तगी 6 साल पुरानी बात है, मगर बात पुरानी होने से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता। मुझ पर आज भी इनका कंट्रोल है। तंजीम अपने कारकुनों पर ऐसे ही कंट्रोल हासिल करती थी। निचली सतह पर नापुख्ता जहन रखने वाले नौजवान को पुरकशिश नारों या इस्तेहसाल से ग़ुलाम बनाया जाता था, लालच से आगे बढ़ाया जाता था और ब्रेन वाश किए जाने वाले ये नौजवान तंजीम के मकासद की खातिर सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे। इन्हें भी बताया जाता था कि एक खुशहाल मुस्तकबिल की जदोजहद एक जहाद है, असल अहमियत मकसद के हसूल की है और इसके लिए कुर्बानी नागुज़ीर है। दुनिया में इज़्ज़त से जीने का हक़ मांगने से नहीं मिलता, यह हक़ छीनना पड़ता है। फ़ानन बका की जंग में अखलाकियात के असूल, अमन पसंदी और शराफत और इंसानियत के नारे धोखा हैं। ताकतवर और अयार दुश्मन के वो हथियार हैं जो वो हरीफ को कमज़ोर बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। लाखों नौजवान कारकुन तरगीब के इस जाल में गिरफ़्तार हुए। हज़ारों ने क़यादत की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, बिल्कुल इसी तरह जैसे हिटलर ने नस्ली बर्तरी के गुरूर में मुब्तला करके पूरी जर्मन कौम को दुनिया पर हुकूमत के जुनून में मुब्तला कर दिया था। मेरे जैसे नौजवान तमाम इखलाकी और कानूनी हदूद को फलांग गए। इन्होंने तंजीम की क़ुव्वत के लिए जायज़ और नाजायज़ ज़राए से माली वसाइल फ़राहम किए, इन दुश्मनों पर हमले किए जिनकी तंजीम ने निशानदही की, सियासी हरीफ़ों को कत्ल किया और इनके अमलाक तबाह की। ये सब एक जहरीले नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडे का सहर था कि वो आंखों पर पट्टी बांध के अपनी क़यादत के इशारा पर सब कुछ करते रहे। कुछ अय्यार और माँ का पस नौजवान मालामाल हो गए, ज़्यादा होशियार अच्छे ओहदों पर फायज हो गए, बेवकूफ़ अपना मुस्तकबिल तबाह कर बैठे। वो ब्लैकमेल हुए, इनकी तालीम अधूरी रह गई, इनके ख़ानदान बर्बाद हो गए। तंजीम एक ऐसी माफिया थी जो ना रूगर्दानी बर्दाश्त करती थी और ना गद्दारी। मेरा भाई ऐसी ही दूसरी ख़तरनाक तंजीम का आलाकार बन गया था जो अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए मजहबी मुनाफरत के जज्बात का सहारा लेती थी और अपने फ़िरके के सिवा तमाम मज़ाहिब और तमाम अकायद के मानने वालों के ख़िलाफ़ जहाद पर उकसाती थी। हर साल जब 21 फरवरी की तारीख आती थी तो हमारे घर को एक सोगवारी घर लेती थी। अब्बा खामोश और जहनी तौर पर गैर हाजिर महसूस होते थे। वो भूल जाते थे कि चाय ठंडी हो रही है या अखबार पर इनकी नज़र ऐसे ही ठहर गई है जैसे क्लाक में सेकंड की बड़ी सुई चलते चलते रुक जाती है और वो पढ़ कुछ भी नहीं रहे थे। अम्मा मुँह फेर के बहाने दुपट्टे से आँखों को साफ़ करती थी। दोपहर तक छत पर दूधिया चांदियाँ बिछ जाती थी। नमाज ज़ोहर से पहले बिरयानी जर्दी की देख आ जाती थी। फिर मदरसे के मौलवी साहब अपने शागिर्दों के साथ नमोदार हुए थे। वो फातिहा खानी करते। अब्बा गुमसुम टोपी ओढ़े खला में घूरते रहते थे। अम्मा की आंखों से आंसू रुखसारों पर बहते जाते थे और जब मौलवी साहब कलमा शहादत पढ़ के मुँह पर हाथ फेरते रहते तो वो हिचकियों से रोते हुए उठ जाती थी। खाने के बाद मदरसे के तलबा असर तक कुरान ख़वानी करते। फिर मैं अब्बा के साथ कब्रिस्तान जाता। हम कदीर अहमद शहीद की कब्र पर फूल डाल के और अगरबत्तियाँ सुलगा के दुआ मांगते और घर लौट आते। रात तक इस मातमी फ़िज़ा का असर कुछ ज़ायल होने लगता था और अम्मा अब्बा कदीर की बातें करने लगते थे। वो क्या था, कैसा था, आज होता तो यूँ होता, इसकी बीवी होती, बच्चे होते। अगला दिन मामूल के मुताबिक गुजरता था। गुज़श्ता 14 साल से ऐसा ही हो रहा था। कदीर उम्र में मुझसे सिर्फ 6 साल बड़ा था। आज अगर वो ज़िंदा होता तो इसकी उम्र 36 साल होती, लेकिन 1999 में इसका कत्ल हो गया था। इस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी और कदीर की 20 साल। एन आलम शबा में वो मर गया। बेशक इस वक्त तक अम्मा अब्बा ने इसकी शादी के बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन इनका ये दुख अपनी जगह था कि 28 साल की उम्र में बहू लाने के अरमान पूरे करते तो आज शायद दो नन्हे मुन्ने बच्चों की कुलकारियों से ये घर आबाद होता। एक पोता और एक पोती इनके तस्वुर में जन्म लेने से कबल ही बेवजूद हो गए थे। ये महज इत्तफ़ाक़ है कि इसका नाम हमारे ख़ानदान के नामों जैसा था, वरना कदीर अहमद ना मेरा सगा भाई था और ना सुतेला। मेरे वालिदैन की शादी 1965 की जंग के फ़ौरन बाद हुई थी। 10 साल तक वो औलाद से महरूम रहे और ज़ाहिर है इस दौरान वो औलाद से दम दरूद और दुआ तक जो कुछ इनके इख्तियार में था सब किया, मगर कुदरत के फ़ैसले के आगे किसी के ना चली। मेरे एक मामू अरसा दराज से अमेरिका में थे और गायनकोलॉजी में अच्छी शोहरत रखते थे। इनकी शादी एक अमेरिकन डॉक्टर से हुई जो इसी शोबे में बड़ी कामयाब सर्जन थी। इन्होंने मेरे वालिदैन के इलाज की फ़ाइलें मंगवाईं और ये केस डॉक्टरों के एक पैनल के सामने रखा। पैनल ने किसी वाज़ेह यकीन दहानी के बगैर इन्हें अमेरिका बुलवाया। अब्बा लंबी छुट्टी नहीं ले सकते थे और आमदोरफ्त या इलाज के अखराजात भी इनकी इस्तात से बाहर थे। बहन का दुख समझने वाले भाई ने यह सारी जिम्मेदारी कबूल की और 1974 में मेरे वालिदैन न्यूयॉर्क पहुँचे। वहाँ 2 महीने तक टेस्ट हुए। फिर अब्बा को वापसी की इजाज़त मिल गई और इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अम्मा का इलाज शुरू हुआ तो सबसे फ़ाल किरदार ख़ुद भाई ने अदा किया। किसी कामयाबी के पेशगोई नामुमकिन थी। 6 माह बाद अम्मा भी लौट आईं।
मेरी ममानी ने यह ख्याल जाहिर किया था कि अगर हालात साजगार रहे तो वो एक बार माँ बन सकती हैं। हालात को साजगार रखने में मशीयत एजदी शामिल रहीं और 1976 में मेरी पैदाइश हुई। अम्मा पाकिस्तान में थीं, लेकिन इनकी तमाम रिपोर्ट्स बाकायदगी से न्यूयॉर्क अरसाल की जा रही थी। मेरी पैदाइश से 1 माह कबल मामू और इनकी बीवी पाकिस्तान आ गए और इन्होंने डिलीवरी का यह केस अपनी निगरानी में किया। मेरी पैदाइश बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हुई, मगर जाते वक्त मामू ने यह कन्फर्म कर दिया कि ये मेडिकल साइंस का एजाज़ मसीहा ही नहीं, रहमत परवरदिगार का करिश्मा है। और ऐसे केस तो हज़ारों होते हैं, लेकिन कामयाबी बरसों में एक मिलती है। ज़ाहिर है इसके बाद मेरी परवरिश जितनी एहतियात और जाँचसोजी के साथ हुई, इसका बयान लफ्ज़ों में नहीं हो सकता। जैसा कि मुझे बताया गया, दिसंबर 1980 में हम बर्फ़बारी देखने मरी गए। मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 4 साल थी। 3 दिन मरी में क़याम के बाद अब्बा का ख्याल आगे नथिया गली तक जाने का था और फिर नथिया गली से एबटाबाद के रास्ते पिंडी वापस पहुँचने का, मगर बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हुई कि झीका गली से आगे रास्ते बंद हो गए। अब्बा ने वापसी का फ़ैसला किया और किराए की एक कार ले ली। रवाना होते होते शाम हो गई। इस ज़माने में रावलपिंडी तक दूर सड़क इतनी छोटी नहीं थी जितनी आज है। अंधेरा हो जाने के बाद आमदोरफ्त भी कम हो जाती थी। डर यह होता था कि बर्फ़बारी शदीद हुई तो रात का सफ़र ख़तरनाक हो जाएगा। हल्की हल्की बर्फ़ मरी से रवाना होते वक्त पर पड़ रही थी और आसमान अबर आलूद था, मगर मरी का रहने वाला ड्राइवर बहुत तजर्बाकार था। इसने तसल्ली दी कि फ़िक्र की कोई बात नहीं। घोड़ाघरी पहुँचते तक बर्फ़बारी में इजाफा हो गया, मगर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। इसने कहा कि 8-10 मील बाद कम बुलंदी पर मौसम इतना ख़राब नहीं रहेगा। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में ड्राइवर को सड़क के ऐन दरमियान कोई चीज़ दिखाई दी। इसने ब्रेक लगाए, मगर नशेब और कुछ बर्फ़ की वजह से गाड़ी की रफ्तार पूरी तरह कंट्रोल में न आई। ड्राइवर ने देख लिया कि सड़क पर कोई चीज़ नहीं, एक बच्चा पड़ा हुआ है। ब्रेक लगाने से पहिए तो रुक गए, लेकिन कार आहिस्ता आहिस्ता फिसलती गई। आखिरी वक्त में बच्चों को बचाने के लिए ड्राइवर ने कार का रुख बदला और इसे दाएँ जानिब के पहाड़ से टकरा दिया। इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। कार एक झटके से रुक गई। इसका सिर्फ बम्पर और बोनट टेढ़ा हुआ, लेकिन बच्चे की जान बच गई। वो कोई बहुत गरीब सा और कमज़ोर बच्चा था। ये अंदाज़ा करना मुश्किल था कि वो सड़क पर इतनी बर्फ़बारी में कैसे आ गया था और क्यों बेहोश पड़ा था। अब्बा ने ड्राइवर के साथ मिलकर बच्चे को गाड़ी में डाला और कंबल में लपेट दिया। गाड़ी की हेडलाइट्स में एक टूट के बंद हो गई थी। माहिर ड्राइवर ने सिर्फ एक हेडलाइट्स पर रावलपिंडी तक का फासला 1 घंटे में तय किया। इस बच्चे की ज़िंदगी थी कि ड्राइवर ने इसे बर वक्त देख लिया और बचाने में भी कामयाब रहा। अगर वो साइड में कहीं पड़ा होता तो शायद नज़र भी ना आता और वहीं पड़े पड़े अक्कड़ के मर जाता। अब्बा इस रात के सफ़र को याद करके कानों को हाथ लगाते थे और कहते थे कि सिर्फ इस बच्चे की नहीं, हम सब की ज़िंदगी खुदा को मंजूर ना होती तो कार हादसे का शिकार हो जाती। रावलपिंडी पहुँचते ही ड्राइवर इस बच्चे को होली फैमिली हॉस्पिटल ले आया। अब्बा और अम्मा रात भर ICU के बाहर बेंच पर बैठे रहे। मैं भी इसी बेंच पर कंबल में लिपटा सोता रहा। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हालत ख़तरे से बाहर है। इसके जिस्म पर कपड़े नाकाफ़ी थे और वह खुराक की कमी का शिकार था। शाम तक इसकी हालत मज़ीद बेहतर हो गई थी। अगले दिन इसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब्बा के एक दोस्त गॉर्डन कॉलेज में लेक्चरार थे और वहीं सेटेलाइट टाउन में रहते थे। इन्होंने हमें अपने घर में रखा और बड़ी भागदौड़ की। 3 दिन बाद वो बच्चा भी इनके घर आ गया। ये बच्चा कदीर था। इसकी उम्र 11-12 साल थी। वो मरी के इलाके का रहने वाला नहीं था, जहाँ पोटोहारी ज़ुबान बोली जाती है, जो ग़ालिबन पंजाबी की सबसे मुश्किल बोली है। वो लाहौर और फैसलाबाद के इलाके की ज़ुबान बोलता था। जो कहानी इसने सुनाई वो इंतहाई लर्ज़ाखेज़ थी। इसने बताया कि इसका नाम कदीर अहमद है। इसका बाप एक ट्रक ड्राइवर था। वो 1 साल पहले हादसे में हलाक हो गया था। इसी हादसे के 6 माह बाद एक रात डाकू इसकी मां को उठा ले गए। कदीर के एक रिश्ते के चचा ने घर की हर चीज़ पर कब्जा कर लिया और कदीर के साथ ऐसा जालिमाना सलूक किया कि एक रात वो घर से फ़रार हो गया। वो लाहौर आ गया और 2 रातें इसने दादा साहब के लंगर से पेट भर के गुजारी। दिन भर वो लाहौर में आवारागर्दी करता था और काम तलाश करता था, लेकिन किसी जान पहचान और तारुफ के बगैर कोई इसे रखने को तैयार ना था। इसे कोई काम आता भी ना था। अगर किसी होटल या गैराज में काम मिल जाता तो इसके रहने का ठिकाना भी हो जाता। सबसे आसान काम इसे भीख मांगना लगता था, लेकिन इसमें हिम्मत न थी कि किसी के सामने गिड़गिड़ाए और हाथ फैलाए। तीसरी रात वो फिर अपनी जगह पर सोने पहुंचा तो एक हट्टे कट्टे शख्स ने इसे मारा और बाहर निकाल दिया। रोज़ आ जाता है यहाँ, जैसे इसके बाप का बेडरूम है, इसने कहा और कदीर को रोता देख कर बोला, 10 रुपये लेता हूँ मैं, तो 5 दे सकता है तो सो जा, वरना फुट इधर से। तीसरी रात कदीर मीनार पाकिस्तान वाले ग्राउंड के बाहर फर्श खाक पर लेटा, जहाँ लातादाद बेघर पड़े थे। वो दिन भर भटकता फिरने से सख्त थका हुआ था। इसे फ़ौरन नींद आ गई। सुबह किसी ने ठोकर मार के इसे जगाया। वो हड़बड़ा के उठा तो इसे आसपास बहुत से लोग और कुछ पुलिस वाले नजर आए। फिर इसकी निगाह अपने करीब सोए हुए लोगों पर पड़ी तो खौफ से इसकी आंखें पथरा गई। 3 अफराद अपने खून में लथड़े हुए बड़ी बेतरतीबी से उल्टे सीधे पड़े थे। इन सब के सर फटे हुए थे और ज़मीन इनके लहू से लाल हो रही थी। किसी ने सोते में इनके सरों पर भारी पत्थर मार के उछल दिया था। यकीनन दर्द और अज़ियत से चिल्लाए होंगे, लेकिन कदीर की नींद इतनी गहरी थी कि इसने कुछ नहीं सुना। आसपास के दूसरे लोग शायद उठकर भाग गए थे या इनके करीब कोई भी नहीं था।
पुलिस कदीर को पकड़ के थाने ले गई और 2 दिन तक इससे पूछगिछ करती रही। ना वो मरने वालों को जानता था, ना इसने मारने वालों को देखा था, मगर पुलिस ये मानने को तैयार न थी। इसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कदीर ने बता दिया था कि वो कौन है और कहाँ से आया है। तीसरी रात इसका रिश्ते का चर्चा आ गया। कदीर ने सोचा कि अब थाने से इसकी गुलू खलासी हो जाएगी। बाहर निकल के वो चचा को बता देगा कि वो वापस इसके साथ घर जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इसे सख्त सदमा हुआ जब चचा ने इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। शायद वो भी नहीं चाहता था कि कदीर इसके गले पड़े और कल को बड़ा होकर बाप के घर की मलकियत का दावा करे। वो 2 कमरों का छोटा सा मकान और इसमें मौजूद हर चीज़ कदीर के बाप की थी। कदीर ने अब्बा को बताया था कि इसके ड्राइवर बाप ने घर में सहूलत की हर चीज़ फराहम कर रखी थी। फ्रिज, टीवी और डेक वगैरह वो पेशावर से लाता था। पुलिस इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि कदीर के चचा के इनकार को आसानी से तस्लीम कर लेती। 10-12 साल के एक बच्चे ने झूठ नहीं बोला था। इसने अपने चचा का नाम पता सब ठीक बताया था। पुलिस ने एक रात इसे भी थाने में उल्टा लटका के सब पूछ लिया। अब यह खुद कदीर को भी इल्म न था कि चचा ने पुलिस के साथ क्या मुकमका किया और इसने अपनी रिहाई के अलावा कदीर से छुटकारा पाने की क्या कीमत अदा की। अब्बा का और इनके लेक्चरार दोस्त का अंदाज़ा था कि पुलिस ने इससे गासिबाना कब्ज़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का खासा मुआवजा वसूल किया होगा और फिर इसे यकीन दहानी करा दी होगी कि अब वो कदीर की तरफ से मुतमईन हो जाए। इसका पक्का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। कदीर ने मज़ीद 1 हफ़्ता थाने में गुजारा और यह इसकी ज़िंदगी का ऐसा तजर्बा था जिसने इसकी शख्सियत पर गहरे मनफी असरात मुरतब किए। हवालात में आदि मुजरम इससे गाली गलोच और फाहिश कलामी करते थे और वह इनके पैर दबाता था और इनकी हर जायज़ नाजायज़ हरकत बर्दाश्त करने पर मजबूर था। इनकार पर इसको बेरहमी से जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। थाने की गैर इंसानी रवायात और शर्मनाक माहौल का अंदाज़ा और तजर्बा मुझे बाद में हुआ। इस बिना पर मैं यह कियास कर सकता हूँ कि कदीर के साथ बदफेली का इर्तिकाब भी खारिज अज़ इम्कान नहीं था। 1 हफ़्ते बाद एक रात कदीर को इस पर अक़ूबत जहन्नम से निकलने का एक मौका हाथ आया। किसी शख्स ने एक उम्र रसीदा खातून को थाने पहुँचाया था जो नस्यान के मर्ज़ का शिकार थी, यानी इन्हें भूल जाने की बीमारी थी। वो अपनी बहू के साथ बाज़ार गई थी और वहाँ खड़ी भीड़ में गुम हो गई थी। वो दोपहर से शाम तक न जाने कहाँ कहाँ भटकती फिरी। इन्हें ना घर का पता था, ना ही अपने बेटे का नाम, लेकिन ये याद था कि बेटा फ़ौज में कप्तान है। वो हुलिये लिबास और बातचीत में बड़े रख रखाव वाली खातून थी। रात तक हर जगह तलाश में नाकामी के बाद बेटे ने पुलिस से रजू किया तो इसे मालूम होगा कि अम्मा फ़लाँ थाने में बैठी है। जब कैप्टन थाने पहुंचा तो पूरी यूनिफॉर्म में था। गालिब ने इसे घर जाकर कपड़े बदलने की मोहलत ही नहीं मिली थी। कदीर की इस पर नज़र पड़ी तो वो कप्तान साहब के और फिर इनकी माँ के पैरों से लिपट गया और धाड़े मार मार के रोते हुए इल्तिजा करने लगा कि वो इसे थाने वालों के हैवानी जुल्म से बचाएं। थाने के अमले में सराम सिमकी फैल गई। ड्यूटी अफसर एक सब इंस्पेक्टर था। इसने थाना इंचार्ज को खबर की, मगर इसके आने तक कैप्टन ने कदीर की बात सुन ली थी और समझ ली थी नौजवान कैप्टन का मुश्तिल होना एक फितरी बात थी। इसकी माँ ने तो कदीर को सीने से लगा लिया और बेटे से कहा कि पुलिस पर केस कर दे। बेटा मुकदमेबाजी के चक्कर में तो नहीं पड़ा, मगर माँ के साथ कदीर को अपने घर ले गया। वहाँ बदकिस्मती एक बार फिर कदीर के आड़े आई। कप्तान साहब की बीवी बहुत बदमिजाज और बदखसलत थी। इसे कदीर के घर में आमद एक आंख न भाई। इसने हंगामा किया कि इस जानवर को इंसान बनाना तो हमारे बस की बात नहीं, इसके साथ रह के हमारे बच्चे भी ख़राब होंगे। नेक दिल कप्तान इससे मुत्तफिक नहीं था। वो माँ की वजह से भी मजबूर था। वो कदीर को पढ़ाना, लिखाना और अच्छी ज़िंदगी के तमाम मौक़े फ़राहम करना चाहता था, लेकिन बीवी ने कदीर को सर्वेंट क्वार्टर में रखा और इसके साथ नौकरों जैसा ही सलूक रखा। दिसंबर में इनकी फैमिली स्नोफॉल देखने मरी गई। वो एक होटल में ठहरे। वहाँ कैप्टन की बीवी के हाथों के 2 सोने के कंगन और 2 झुमके गायब हो गए जो इसका कहना था कि मेज़ पर थे। कप्तान ने कहा, ज़ेवरात मेज़ पर क्यों थे? इसने कहा, रात को हम खाना खा के देर से आए थे, मैंने सोते वक्त वहीं रख दिए थे और मेज़ पर रखने में क्या है, आखिर थे तो कमरे के अंदर, लेकिन ये हमारे घर का बेडरूम तो नहीं है, होटल का कमरा है। वो भड़क उठी, क्या मतलब है आखिर तुम्हारा? यहाँ मुसाफिरों का सामान महफूज नहीं? चोर डाकू आ जाते हैं कमरों में तो तुम बुलाओ होटल के मैनेजर को, मैं खुद बात करूँगी। कप्तान ने कहा, पहले अच्छी तरह देख लो, तुमने कहीं और ना रख दी हो। मैंने सब देख लिया है, बच्चे अभी सो रहे हैं। जब मैं बाथरूम में थी तो तुम कहाँ चले गए? मैं अम्मा को चाय देने गया था। इस वक्त कदीर कहाँ था? वो बोली, वो अम्मा के साथ था। और कहाँ? मैंने इसे नीचे अखबार लेने भेजा था। इस नमक हराम ने इधर से गुजरते हुए देखा होगा कि अंदर कोई नहीं। कप्तान ने सख्ती से कहा, फजूल बात मत करो, वेटर भी तो आया था चाय देने में, मैनेजर को बुलाता हूँ। मैनेजर घबरा गया, सर हमारे वेटर बहुत भरोसे के हैं, यहाँ तो हर किस्म के लोग आते हैं, मगर आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। लोग बड़े बेपरवाह होते, गिरा देते हैं, कमरे खुले छोड़ जाते हैं, मगर चोरी का सवाल ही नहीं। एक भी वाक़या हो जाए तो होटल की साख ख़राब होती है। आप चाहें तो पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। कप्तान की बीवी ने कहा, मैं वेटर तो खुद बात करूंगी पहले। वेटर सामने आकर हाथ जोड़ने लगा और कस्में खाने लगा। मैं कुरान पर हाथ रख कर कहने के लिए तैयार हूँ जनाब कि मैं तो दरवाजे के करीब वाली मेज़ पर चाय रख के चला गया था, मैंने दूसरी मेज़ की तरफ देखा तक नहीं। इतनी आसानी से कौन मानता है? कप्तान की बीवी ने कहा, पुलिस अपने तरीके से पूछेगी तो सब सामने आ जाए। इस वेटर को पूछगिछ के लिए गई तो कप्तान की बीवी ने कदीर पर ही शक का इजहार किया, इसे भी पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? क्यों, वो कोई फरिश्ता है? 60-70 हज़ार का सोना देख के इसकी नीयत ख़राब नहीं हो सकती? आखिर है तो एक लावारिस और नीच ख़ानदान का देहाती, पता नहीं कहाँ से भटकता आ गया हमारे घर।
अब इसे छोड़ दिया तो गायब हो जाएगा और फिर मिलेगा भी नहीं। देखो वो ऐसा नहीं है, अगर नहीं है तो मालूम हो जाएगा, लेकिन हम मालूम नहीं कर सकते, ये काम पुलिस को करने दो। महज शक की बिना पर ये जुल्म मत करो, पुलिस बहुत मारेगी इसे और अम्मा को कितना सदमा होगा। इसने कहा मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुमने कुछ ना किया तो ये मैं करूँगी। कप्तान ने कहा ओके, मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। कप्तान ने कदीर को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले गया। इसने रास्ते में कदीर से जेवरात के बारे में पूछा तो वो रोने लगा। वो कप्तान की बीवी की बातें पहले ही सुन चुका था। कप्तान साहब, आज आपने तो मुझे पुलिस के कब्ज़े से छुड़ाया था, आप मुझे फिर इनके हवाले कर रहे हैं, वो मार डालेंगे मुझे। कप्तान ने तसल्ली दी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, अगर मुझे इंसान की पहचान ना होती तो मैं तुम्हें अपने घर क्यों ले जाता। चाहता तो मैं कुछ और था कदीर, लेकिन अफसोस कि वो मेरे बस की बात नहीं। मेरी बीवी तुम्हारी दुश्मन हो रही है, वो तुम्हें घर से निकाल कर रहेगी। आज नहीं तो कल वो तुम पर इससे भी ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम आयद कर देगी और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप मेरी मदद करें साहब। कप्तान ने एक गहरी सांस ली। कैसे तो मदद करूं तुम्हारी? अगर मैं तुम्हारी हमायत करूंगा तो वो मुझसे भी लड़ेगी। मेरे घर में हर वक्त टेंशन रहेगी, तुम्हारी ज़िल्लत अलग होगी, अम्मा को अलग दुख होगा, इसके अलावा बच्चों पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। फिर मैं क्या करूं कप्तान साहब? कदीर ने रोते रोते कहा। कप्तान ने तसल्ली दी, कदीर रोने की कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए वो सब नहीं कर सका जो करना चाहता था। एक सिपाही महाज पर तो दुश्मन का मुकाबला मरते दम तक कर सकता है, घर में बीवी से कब तक लड़ सकता है। तुम कहीं और चले जाओ। कहीं और चला जाऊँ? मगर कहाँ जनाब? परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रावलपिंडी में मेरा एक कज़न है, मैं तुम्हें इसके नाम तारीफ़ खत दे रहा हूँ, तुम इसके पास चले जाओ। मैं इसे फ़ोन भी कर दूँगा। इसके वालिद मेरे चचा हैं और स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एक NGO चला रहे हैं। कदीर ने कन्फ्यूज़ होकर पूछा, क्या चला रहे हैं जी? कप्तान ने कहा, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम एक ज़हीन और बाहिम्मत लड़के हो, इंशाल्लाह बहुत तरक्की करोगे, मैं तुमसे रब्ता रखूँगा। आप बेगम साहिबा से क्या कहेंगे कप्तान साहब? इसकी तुम फिक्र मत करो, औरत की फितर को तो समझना हो, वो तो बीवी है मेरी, मुझे पूरा यकीन है कि जेवरात इसी के सूटकेस में मिल जाएंगे और वह बड़ी मासूमियत से सर पर हाथ मार के कहेगी कि मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, खुद ही एहतियात से कपड़ों के नीचे रखे होंगे और भूल गई, लेकिन ऐसा हमारे वापस कराची जाने के बाद होगा। अभी तो मैं इससे कह दूँगा कि तुम्हें पुलिस के हवाले कराया हूँ, मैं इस बेकसूर वेटर को रिहाई दिलवा दूँगा और हम आज ही वापस चले जाएंगे। कदीर खामोश हो गया। खुद इसकी समझ में ये बात आ रही थी कि दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जा सकता। कप्तान की बीवी नहीं चाहती तो इस घर में रहना ख़तरनाक होगा। कैप्टन ने अपने कज़न के नाम मुख्तसर सा रुक्का लिखा और इसके पीछे नाम पता लिख के कदीर के हवाले कर दिया। रावलपिंडी में इसको तलाश करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। कदीर ने रुक्का ले लिया। आप फ़ोन तो कर देंगे ना? हाँ हाँ, और मैं तुमसे भी फ़ोन पर बात करता रहूँगा, कप्तान ने कहा और जेब से अपना बटवा निकाला। इस वक्त मेरे पास सिर्फ 4000 रुपये हैं, ये रख लो, यहाँ किसी से पूछ लेना बस का अड्डा किधर है और जो वैगन तैयार हो इसमें बैठ जाना। ठीक है, खुदा हाफिज़। कदीर ने गाड़ी को मोड़ काट के गायब होते देखा और फिर बस के अड्डे की तरफ चल पड़ा। अड्डे से एक वैगन निकल रही थी। एक शख्स ने इसे गौर से देखकर कहा, पिंडी जाना है काका? कदीर सूरत से ही बहुत परेशान और खौफजदा लगता था। इसने सर हिलाया। दूसरी वैगन कब जाएगी? इसकी सवारियाँ पूरी होने में देर लगेगी, क्या पता रात ही हो जाए। जल्दी जाना है तो मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं पिंडी जा रहा हूँ, मगर मुफ्त में नहीं ले जाऊँगा, पैसे हैं ना? कदीर ने सुर्ख रंग की खैबर कार को देखा और सर हिलाया। कितने पैसे होंगे जी? चल तू वैगन का किराया ही दे देना, तू आगे बैठ जा, 3 बंदे पीछे होंगे। कदीर गाड़ी में बैठ गया। 10 की बजाय 20 मिनट गुजर गए। ड्राइवर बदस्तूर आवाज़ें लगा रहा था, चलो एक सवारी पिंडी, जबकि इसे 3 मुसाफिर दरकार थे और शाम हो जाने के बाद पिंडी जाने वालों की तादाद बहुत कम हो गई थी। जो इक्का दुक्का मुसाफिर आते थे वो बस में बैठ जाते थे। आधे घंटे बाद कदीर ने बेचैनी से कहा, और कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा जी? वो कदीर को घूर के बोला, बहुत जल्दी है तो 250 निकाल, मैं तुझे ले जाता हूँ। कदीर ने 4,000 में से एक नोट अलग करके ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, अब तुम चलो। नोट देख के ड्राइवर की आंखों में जो चमक पैदा हुई थी, इसे ना कदीर ने देखा और ना वो इसको ख़तरे की अलामत समझ सकता था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, पिंडी में कहाँ जाना है काका? कदीर ने कप्तान का दिया हुआ पर्चा इसे दिखाया। अगर तुम मुझे इस पते पर पहुँचा दो तो बड़ी मेहरबानी। ड्राइवर ने एड्रेस देखा। यहाँ तो मैं भी रहता हूँ काका जी, हम तो पड़ोसी हैं, कभी देखा नहीं तुझे। ने कहा, यह मेरा घर नहीं है। ड्राइवर ने इसके खौफज़दा लहजे पर गौर किया और फिर इसकी सूरत पर नज़र आने वाली मुजरिमाना घबराहट को देखा। इसे दाल में कुछ काला नज़र आया। अमूमन घर से फ़रार होने वाले लड़के ऐसे ही सबकी नज़रों में आ जाते हैं। 10-12 साल का एक लड़का जो मरी का रहने वाला भी नहीं था और जिसकी जेब में 4000 रुपये भी थे, फ़रार होकर कहाँ जा रहा था? शायद वो किसी टूरिस्ट फैमिली का मुलाजिम था जिसको 4000 की रकम चोरी करने का मौका मिल गया था। इसके लिए बहुत बड़ी रकम थी और अब वो पकड़े जाने के खौफ में मुब्तला था। इसने बड़े दोस्ताना और हमदर्द लहजे में दोबारा सवालात किए तो कदीर ने सब कुछ उगल दिया। ड्राइवर ने अंधेरा फैल जाने के बाद गाड़ी को एक होटल के सामने रोक दिया जहां आने जाने वाले अपनी गाड़ियां धुलवाते थे और जितनी देर में वो चाय पीते थे, ये काम करने वाले लड़के पहाड़ी चश्मों के पानी से गाड़ी चमका देते थे। गर्मियों में पिंडी से आने वाली गाड़ियाँ ठंडी की जाती थी। आधे घंटे बाद वो फिर रवाना हुए तो पहाड़ों पर रात का सन्नाटा और अंधेरा फैल चुका था। सर्दी अचानक बढ़ गई थी और ट्रैफिक बिल्कुल मौकूफ़ हो गई थी।
ड्राइवर ने डिक्की से कंबल निकाला और उड़ाने के बहाने कदीर को काबू करने के लिए इस पर जाल की तरह फैला दिया। कदीर इसका मुकाबला यूं भी नहीं कर सकता था। शैतान सिर्फ ड्राइवर ने गाड़ी को बोनट उठाकर खड़ा किया तो कदीर को एक चट्टान के पीछे ले गया। 15 मिनट बाद वो कदीर को बेहोश छोड़ के और इसके 4000 जेब में डाल के वापस लौट गया। कदीर को कुछ देर बाद होश आया तो वो गिरता पड़ता सड़क तक पहुंचा और किसी गाड़ी के इंतज़ार में बैठ गया। सख्त तरीन सर्दी में जब बर्फ़बारी शुरू हुई तो अपनी जिस्मानी बदहाली के बावजूद इसने रावलपिंडी की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया, मगर 2-4 किलोमीटर के बाद इसकी कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई। वो सड़क पर ही गिर पड़ा, जहाँ से हमने इसे उठा लिया। कदीर को हॉस्पिटल से अब्बा जी के दोस्त के घर लाने के बाद ये सारी सूरत हाल सामने आई तो परेशानी ये पैदा हो गई कि अब कदीर को कहाँ भेजा जाए। इसके पास वो पर्चा भी नहीं था जिस पर वो नाम पता दर्ज था। वो वापस फैसलाबाद जाने के लिए हरगिज़ तैयार न था। इसकी जहनी कैफियत ऐसी थी कि पुलिस के नाम से भी वो नर्वस हो जाता था। अब्बा ने इसे पुलिस के सुपुर्द करने और रिपोर्ट लिखवाने की तजवीज़ अक्सर मुस्तरद कर दी। अब्बा के दोस्त ने तजवीज़ दी कि इसे यतीम खाना स्कूल की अंजमन फैज़ुल इस्लाम भेज दिया जाए, लेकिन इसकी अम्मा ने शदीद जज्बाती मुखालफत की। फिर अब्बा ने इसे साथ ले जाने का फ़ैसला किया और कदीर से पूछा गया तो इसने भी अब आमादगी का इज़हार की। इसने चंद रोज़ में हमारी तीमारदारी और बेगर्त हमदर्दी देख ली थी। कराची आने के बाद चंद रोज़ कदीर को सेहत की बहाली के लिए आराम करने और घर के माहौल से मानूस होने का मौका दिया गया। अब्बा ने इसे एतमाद और अम्मा ने पुरतहफ़्फ़ुज़ शफ़क़त का एहसास दिलाया और एक हफ़्ते बाद वो हमारी फ़ैमिली में शामिल हो गया। इसके नए कपड़े बनाए गए, नए जूते, बस्ता और किताबें लेकर वह स्कूल जाने लगा। इसे और मुझे एक ही बेडरूम में इकट्ठा कर दिया गया और मैं इसे भाई कहने लगा। अब्बा इस मामले में बेहद मोहतात थे कि किसी भी मामले में सगे और सतीले और अपने पराये के जज्बात का खफीफ सा फ़र्क भी महसूस ना हो। मेरे साथ चाहे ज़्यादती हो जाए, कदीर को इसका एहसास कभी ना हो। अगले 3 बरसों में कदीर ने हैरत अंगेज़ नताइज हासिल किए। इसने मैट्रिक में A1 ग्रेड हासिल किया और इसकी ख्वाहिश पर अब्बा ने इसे कॉमर्स कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। हालांकि अम्मा तो रवायती अंदाज में इसे डॉक्टर बनाना चाहती थी, कदीर MBA करना चाहता था या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था। हम आपस में अच्छे दोस्त भी थे और भाई भी। कदीर एक खुश मिजाज और महज़ब लड़का था। इसे फ़ैशन के मुताबिक कपड़े पहनने और बाल बनाने का शौक़ था, जो इसकी उम्र के लिहाज से एक फितरी बात थी। वो पॉप म्यूज़िक सुनता था और क्रिकेट खेलता था। इसके दोस्त भी बहुत थे। वो इंटर का इम्तिहान दे चुका था और 16 साल का था जब इसकी ज़िंदगी का धारा अचानक बदल गया। इसके ख़यालात और नज़रियात में बड़ी इनकलाबी तब्दीली रोनमा हुई और यह सब इन 3 माह में हुआ जब वो फारिग था और नताइज का इंतज़ार कर रहा था। इसका कोई दोस्त या वाकिफ़ इसे दीन की तबलीग के नाम पर एक मखसूस फ़िरके के अकायद का दर्स देने वाली जमात में ले गया। इसने दर्स सुने और इस जमात का लिटरेचर पढ़ा। फ़िरका परस्ती के जज्बात को हवा देने वालों ने कदीर के जहनी झुकाव को ताड़ लिया था और नापुख्ता ज़हनों को अपनी राह पर लगाने का हुनर जानते थे। चंद हफ्तों में इन्होंने कदीर की ब्रेन वॉशिंग कर दी। ज़ाहिर है इस तब्दीली से अब्बा बेखबर नहीं रह सकते थे। इन्होंने इसे समझाने की कोशिश की, मगर इनके समझाने का उल्टा असर हुआ। कदीर ने साफ कहा कि हम सब गुमराह हैं और अगर वो राह रास्त पर जा रहा है तो इसे रोकने की कोशिश न की जाए, वरना वो घर छोड़ के चला जाएगा। कदीर की ये धमकी जज्बाती ब्लैकमेलिंग के मुतरादिफ थी। अम्मा और अब्बा हथियार कैसे ना डालते, ताहम अब्बा की तशवीश बरकरार रही। इन्होंने मालूम कर लिया था कि कदीर को इस राह पर लगाने वाले कौन हैं, मगर इनसे बहस की जा सकती थी और ना इन्हें कानूनी तौर पर रोका जा सकता था। जब इंटर का रिज़ल्ट आया तो एक बार फिर कदीर ने बेहतरीन नंबर हासिल किए, मगर इस वक्त तक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने या MBA करने का ख्याल तुर्क कर चुका था। अब्बा क्या करते? इन्होंने कदीर को कायल करने की कोशिश की वो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले, बेशक MBA ना करे बल्कि इस्लामियात में MA कर ले, मगर वह नाकाम रहे। मेरे कमरे में TV था और कंप्यूटर था, डेक था और लहू लाभ के दीगर असबाब थे। तस्वीरों वाले रसाले थे और इंतहाई गैर शरई बल्कि फराना माहौल था। चुनाचे इसने अपना कमरा अलग कर लिया। घर में कोई फाजिल बेडरूम नहीं था। इसने अपना ठिकाना स्टोर में बना लिया। फिर एक बार हमने इसे एक एहतजाजी जुलूस में आगे देखा। इसके हाथ में लाठी थी। वो अपनी उम्र के नौजवान के साथ गुजरती गाड़ियों पर लाठी मार रहा था और इनके शीशे तोड़ रहा था। ये एहतजाज एक आलम के कत्ल के ख़िलाफ़ था। वो रात को लौटकर घर नहीं आया तो अब्बा इसको तलाश करने गए और वो बिलाखिर एक थाने की हवालात में मिला। अब्बा ने बड़ी भागदौड़ और रिश्वत देकर इसे छुड़ाया। अब्बा के पास एक पैसा भी हराम की आमदनी का नहीं आता था, मगर हराम खिलाना इनकी मजबूरी थी। कदीर इतना सरकश और बरगश्ता था कि इसे रोकना टोकना किसी पागल कुत्ते की दुम पर पाँव रखने से कम ख़तरनाक ना था। अम्मा अब्बा सख्त बेबस हो गए थे। शायद अगर मैं ऐसा करता तो मुझे घर से निकाल देते, मगर कदीर चला जाता तो इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। वो एक उम्मीद पर सब बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन ये उम्मीद लाहासिल रही। बिलाखिर इनकी नेकी इनकी सज़ा बन गई। कदीर इस अनजान की तरफ बढ़ रहा था जिसके तसव्वुर से इनके हवास गुम हो जाते थे, मगर ये नागुज़ीर था। बिलाखिर एक दिन वो नामालूम दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बन गया। 3 मोटरसाइकिलों पर आने वाले नकाब पोशों ने इसे हर तरफ से घेर कर भून डाला। यही वजह थी जब 4 साल बाद मैं एक इनकलाब पसंद तंजीम के जज्बाती नारों से मुतासिर हुआ। मेरे वालिदैन घबरा गए। वालिदैन बड़े मासूम और बेखबर लोग होते हैं और अपनी औलाद के बारे में हमेशा खुशगुमानी का शिकार रहते हैं।
मेरे बारे में भी इन्होंने कभी नहीं सोचा कि फ़लसफ़ा और नारे मुख्तलिफ सही, लेकिन मैं कदीर का इंजाम देखने के बावजूद ख़ुद भी ऐसे ही रास्ते पर चल पड़ा हूँ। वो अपने यकीन को दीन समझता था और मेरे सामने दुनियावी कामयाबियों का पुरकशिश जाल फैलाने वाले सियासत के बाजीगर थे। इन्होंने मेरी आंखों में खुशहाली मुस्तकबिल के ख्वाब भर दिए थे और जद्दोजहद के रास्ते पर मुझे आगे बढ़ा दिया था। जब तक मेरे वालिदैन को कुछ मालूम होता, मैं भी इसी रास्ते पर इतना आगे बढ़ गया था कि मेरे लिए वापसी अपने इख्तियारात की बात न रही थी। अब्बा ने बिला ताख़ीर इंतहाई कदम उठाया और मुझे अपने घर, माहौल और माशरे व मुल्क से काट के जिला वतन कर दिया। इस वक्त तक खुद मेरी समझ में ये बात आने लगी थी कि मैं एक माफिया का आलाकार बन चुका हूँ और मेरे लिए इसकी ताकत के जाल से रिहाई मुमकिन नहीं है। मैंने खुदा का शुक्र अदा करते हुए राह फ़रार इख्तियार की और अपने माजी को बहुत पीछे छोड़ दिया। मुझे यकीन था कि अब बेबसी पुरानी जंजीरें जंग खुर्दा होकर टूट चुकी हैं और मैं अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले करने के लिए आज़ाद हूँ। ख़ुद मेरे वालिदैन को यकीन आ चुका था कि अब मेरी वापसी महफूज है और पाकिस्तान में वो मेरे लिए कोई बड़ा काम देख चुके हैं, जिसमें इज़्ज़त, शोहरत और दौलत के सारे ख्वाबों की ताबीर थी। लेकिन अशरफ चीते की आमद ने मेरे ख्वाबों ख्यालों के शीश महल पर एक चट्टान लड़खा दी थी। जहाज़ ने निस्फ़ से ज़्यादा मुसाफत तय कर ली थी। लंदन बहुत पीछे रह गया था और जैसे जैसे कराची करीब आ रहा था, मेरे इत्मीनान पर यह एहसास गालिब आ रहा था कि यूँ लंदन से फ़रार हो के मैंने कोई अक्लमंदी नहीं की। बेशक लंदन में अशरफ चीते को नॉकआउट करके मैंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि मैं एक आज़ाद मुल्क का आज़ाद शहरी हूँ और मुझे कॉल ऑफ फेल की खुद मुख्तारी हासिल है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये यकीन एक शराब साबित हो रहा था। असल ख़तरा तो पाकिस्तान में दरपेश था। अब तक तंजीम की हदायत मिल गई होंगी कि बगावत, हुक्म अदूली और गद्दारी के मुर्तकिब मोहम्मद रफ़ीक के लिए आला क़यादत ने क्या सज़ा तजवीज़ की है। इसने सज़ा से बचने की कोई सूरत नहीं थी। अब मैं पछतावे का शिकार हो रहा था। अगर मैं अपना दिमाग ठंडा रखता तो अशरफ चीते के साथ जाकर चीफ़ की बात सुन लेता तो क्या हर्ज था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वापसी में कुछ ताख़ीर हो जाती। मैं चीफ़ को कायल करने की कोशिश ज़रूर कर सकता था कि मेरे हालात अब मुझे तंजीम के लिए खिदमत अंजाम देने के लिए इजाज़त नहीं देते। क्या पता वो कायल हो जाता। मैं सख्त उलझन में था कि अब तंजीम के हाई कमान के सामने अपने तर्ज अमल की क्या वजाहत पेश करूँगा। अचानक मेरे जहन में एक नया ख्याल आया, क्यों ना मैं साफ मुकर जाऊँ कि अशरफ चीता मुझसे मिला ही नहीं। अगर वो ऐसा था तो वो बकवास करता है। ये कैसे हो सकता है कि चीफ मुझसे तलब करे और मैं ना जाऊँ। मुझे इसका कोई पैगाम नहीं मिला। चुनांचे मैं अपने प्रोग्राम के मुताबिक लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। अशरफ चीते को किसी ने नॉकआउट करके सड़क के किनारे छोड़ दिया था। ये मैं क्या बता सकता हूँ। अपनी कोताही और नाअहली पर पर्दा डालने के लिए इसने कोई ड्रामा किया होगा। अशरफ चीता मेरे झूठ पर कितना मवेला करेगा, ये सोच के मैं हंस पड़ा। एयर होस्टेस ने मेरे करीब आकर सवाल किया, आप खाने में क्या पसंद करेंगे सर। मैंने अपनी पसंद बता दी, सबसे ज़्यादा सरसों का साग, मकई की रोटी और मक्खन। इसके बाद इसकी मुस्कुराहट एक तेवरी में बदल गई। मेरा मतलब था, आप क्या खाएंगे, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल या चीनी। मैंने सोच के कहा कि चीनी खाने से पेट भर जाता है। ऑफ कोर्स सर, एंड यू विल लाइक इट। ओके, एक पाव चीनी ले आओ और एक चम्मच। मैं चीनी खाऊंगा, ख्वाब बाद में मुझे शुगर हो जाए। इसने अपनी हंसी को रोक लिया और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वो मुझे चाइनीज़ फूड देगी जो यकीनन बहुत अच्छा था और मुझे भूख भी बहुत थी। खाने के बाद मैंने आंखें बंद करके कैलूला फरमाने की कोशिश की, मगर मेरे ख्यालात के घोड़े बेमहार होकर हर सिमत में दौड़ रहे थे। निमगनूंदी की आलम में मुझे अंदेशे बड़े ओट पटांग फिल्मी ख्वाब बनकर सामने आने लगे। पहले सीन में कोई शाही दरबार था। चीफ तख्त शाही पर शहनशाह अकबर की तरह रोबत तमकनत की सतह पर तस्वीर बना बैठा था और एक गुलाब के फूल को सूंघ रहा था। वापसी गुलाम नंगी तलवारें उठाए मुझे घसीटते हुए लाते हैं। मेरे पाँव में बेड़ियाँ हैं और हाथों में जंजीरें। तमाम अहले दरबार ये इब्बत आमूज़ मंजर सकूत के आलम में देख रहे हैं। राजा मानसिंह के लिबास फ़ाखरा में अशरफ आगे बढ़ता है और कहता है, ज़िल्ले सुबहानी, ये है बगावत और सरकशी का मुजरिम मोहम्मद रफ़ीक। और हबशी गुलाम मुझे धकेल कर शहनशाह के कदमों में गिरा देते हैं। अकबर आज़म की आवाज़ गूंजती है, मुजरिम को सुबह दम तक किले की फसील हाथी के पैरों में डाल दिया जाए। मैं चिल्लाता हूँ, रहम शहनशाह रहम। दूसरा ख्वाब इससे भी ज़्यादा मुज़हिका खेज़ था। वो कोई बहुत बड़ा हाल था जो बिल्कुल खाली था। मैं इसके वस्त में खड़ा, फिर सामने वाले आखिरी हिस्से के दरवाजे से आयशा आई। इसने कलीसाओं में नज़र आने वाला सफ़ेद लिबास अरूसी पहन रखा था और इसके हाथ में लंबी नाली वाला पुराने वक्तों का एक रिवाल्वर था। फिर दूसरी तरफ के दरवाजे से फरियाल नमूदार हुई। वो भारी सुर्खी अरूसी जोड़े और जेवरात में लदी फदी हुई थी, मगर इसके हाथ में भी वैसा ही लंबी नाल वाला पुराना रिवाल्वर। मैं चिल्ला के कहता हूँ, ये क्या तमाशा हो रहा है। अचानक स्टेज पर मेरा दोस्त यूसुफ लंबी दाढ़ी, टोपी और लिबास शरी में नमूदार होता है। इसके हाथ में निगाह रजिस्ट्रार है और दूसरे में सीटी। वो सीटी बजा के कहता है, फ़ीके पुत्र, डिस्टर्ब मत कर, आज फ़ैसला हो जाएगा। एक होगी तेरी मनकूहा, दूसरी मरहुमा। मैं कहता हूँ, ये कैसा फ़ैसला है। वही जो मर्द करते हैं। जब एक औरत के लिए डोल होता है तो एक मारा जाता है, दूसरे की शादी हो जाती थी। यहाँ दो औरतें हैं, इसीलिए फ़ैसला रिवायती तरीके पर होगा। वो फिर सीटी बजाता है, चलो भाई, अपने अपने निशान पर। ख़वातीन, रोल ऑफ द कीमत मालूम है ना आपको। दोनों को इस निशान से पलट कर 10 कदम दूर हो जाना था और फिर एक साथ पलट कर फायर करना था। राइट। अब मैं गिनती शुरू करता हूँ, 1
2 3 4 5। मैं चिल्लाता हूँ, यूसुफ क्या तू पागल हो गया है? यूसुफ गिनती जारी रखता है, 6 7 8 9। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है, सांस रुक जाती है। इनमें से कौन शहीद मोहब्बत होगी, कौन मेरी शरीक हयात होगी, फरियाल या आयशा? उफ़, काश मैंने टास्क कर लिया होता। मैं इंतज़ार करता हूँ मगर धमाका सुनाई नहीं देता। बहुत देर बाद मैं आंखें खोल के देखता हूँ, निकाह खान स्टेज पर अकेला खड़ा है। वहाँ ना आयशा है ना फरियाल। मैं कहता हूँ, यूसुफ वो कहाँ है? यूसुफ अफसोस से सर हिलाता है। फ़ीके पुत्र, फरियाल को ले गया सफदर सुल्तान मिर्ज़ा, आयशा को ले गई इसकी माँ। तो भी घर जा, जा अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जा। इसीलिए कहता था तुझसे कि दोनों से शादी कर ले, एक पाकिस्तानी एक वलायती, एक लाहौर में एक लंदन में। ऐसी ज़बरदस्त बीवियाँ होती तेरी के ज़माना शक अश 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 करता तुम पर, मगर तूने नहीं मानी। अब तू लौट जा अपनी इस गमज़ात की ज़िंदगी की तरफ जो तेरे नसीब में लिखी गई।